यही वो जगह थी यानी जहाँ पर इकरार से आपकी मुलाकात। वो पहली मुलाकात थी मेरी इकरार से। मैं दुबई मूव कर गई कि वहाँ दुबई में रहना जो है वो घर में मुझे बड़ा मुश्किल लगने लगा। और मैं खबरें में पढ़ के इकरार को सुनती थी, जियो पे सुनती थी। इलाज माशाल्लाह एक बड़ा सेंसिबल और बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का बच्चा है। मेरे से डरता नहीं है, डरता वो इकरार से ही है। पहलाज को काफी दफा पढ़ती है, अभी भी पढ़ती है। बल्कि पिछले दिनों तो मैंने एक डंडा मंगवाया था, वो उसने छुपा दिया है कहीं पे। पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, तो मैं पढ़ती बहुत ज्यादा थी, पूरी पूरी रात पढ़ती थी। मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था। इतना डर था मुझे मैथ्स का कि मुझे मैथ्स के पेपर से पहले या तो मेरा पेट दर्द शुरू हो जाता था या मैं बीमार हो जाती थी या कुछ कुछ हो जाता था। इतना रट्टा मार दिया था, इतना पढ़ लिया था कि मुझे खुद हैरत हो रही थी कि ये शायद मेरे पेपर गलत चेक हो गए। साइकोलॉजी को पढ़ा, फिर उर्दू अदब के साथ आगे जो है वो करियर अपना एजुकेशन ज्वाइन की। लोगों को बहुत क्रेज होता था कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो मुझे याद है 1200 रुपए से जो है वो मेरी पहली जॉब का स्टार्ट हुआ था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप तमाम लोग? आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में बुलाया है, सबसे ज़्यादा फरमाइश आती थी, बल्कि सवाल आता था कि आप उनको कब बुलाएंगी पॉडकास्ट में। बड़े अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। उनकी बातें बड़ी दिल मोह लेने वाली होती हैं। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो दरस व तदरीस से ताल्लुक़ है, शेर व शायरी का बहुत अच्छा ज़ौक़ है, खाना पकाएं तो क्या बात है, सहाफ़त को एज़ करियर अपनाया तो सब ने उनको बहुत पसंद किया, फिर प्रोग्राम भी किया और हमारी फैमिली मेम्बर भी है। आप समझ चुके होंगे कि आज हमारी मेहमान कौन है। हमारी बहुत प्यारी, बहुत फेवरेट कुर्रतुल-ऐन इकरार आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फराह, थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ें करने का। मुझे आपने इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें गिनवा दी कि मुझे काउंट करना पड़ा कि हाँ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि कभी कभी हमारे जहन से नई चीजें गायब हो चुकी होती हैं कि हमने क्या क्या कर बिल्कुल, रखा बहुत है। पीछे जा जा चुकी होती हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए होते हैं कि हमारी अचीवमेंट्स, हमारी स्ट्रगल हम समटाइम्स उसको इग्नोर कर देते हैं और बस डेली लाइफ़ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। आज बहुत आपको बहुत हम नॉर्मल है। आज आपको हम यादों में ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे पीछे से शुरू करते हैं कि तालीम कहाँ से शुरू की, किस किस शहर में रही, बचपन कैसा था? बचपन बस अच्छा था, जैसे बचपन होता है, बचपन तो सबका अच्छा होता है और हमेशा याद आता है। और तालीम जो है वो हमने क्योंकि मेरी वालदा स्कूल टीचर थी, तो हम उनके स्कूल में ही हमेशा सरकारी स्कूल था हमारा, उसमें हमने तालीम हासिल की, सब बच्चों ने। तो ये होता था कि अम्मी की इवनिंग शिफ्ट होती थी और मेरी मॉर्निंग स्कूल में मेरी शिफ्ट क्लास होती होती। थी, मेरी क्लास होती थी। तो जब मैं वापस घर आती थी तो वो फिर स्कूल जाती थी। और फिर जितना टाइम फिर शाम का जो होता था उसमें मैं अपने बहन भाइयों के साथ उनके साथ मैं होती थी। यानी जो घरेलू जिम्मेदारियां थी वो काफ़ी जल्दी मेरे ऊपर आई। तो बड़ी बहन के साथ साथ एक माँ के तौर पे भी मैंने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत वक्त गुजारा है। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी बहन बहुत छोटी थी जब जब उसको मैं अपने पास संभालती थी। तो तालीम तो सरकारी तालीम स्कूल से हासिल की जैसे होती है। और मेहनत पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, तो मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा थी, पूरी पूरी रात पढ़ती थी। स्कूल मुझे याद है, स्कूल जाती थी, स्कूल से फिर डायरेक्ट एकेडमी जाती थी, एकेडमी से फिर घर रात को 7 बजे वापस आना। तो मैट्रिक की तैयारी तो बस लाइक मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था। इतना डर था मुझे मैथ्स का कि मुझे अ, मैथ्स के पेपर से पहले या तो मेरा पेट दर्द शुरू हो जाता था या मैं बीमार हो जाती थी या कुछ कुछ हो जाता था। तो मैंने इतनी तैयारी की कि जब पेपर आया तो जो सवाल उसमें आए वो उसके जवाब तक मुझे रटे हुए थे। क्या बात और है, मेरे उसमें 92 मार्क्स आए थे। और इसी तरह से जबरदस्त। केमिस्ट्री मुझे मुश्किल लगती थी, केमिस्ट्री में मेरे 89 मार्क्स आए थे, क्या क्योंकि बात मैंने इतना रट्टा मार दिया था, इतना पढ़ लिया था कि मुझे खुद हैरत हो रही थी कि ये शायद मेरे पेपर गलत चेक हो गए। तो बस बचपन और उसके बाद फिर आगे कॉलेज भी समनाबाद में, चूँकि हम लोग रहते थे, तो समनाबाद कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे फ़िलॉसफ़ी, एजुकेशन एंड साथ साइकोलॉजी को पढ़ा, फिर उर्दू अदब के साथ आगे जो है वो करियर अपना एजुकेशन जॉइन की। फिर लिटरेचर के साथ-साथ मास्टर्स के साथ-साथ बीएड किया, एमएड किया। तो इस तरह एजुकेशन और लिटरेचर दोनों साथ-साथ जो है वो मास्टर्स भी चलते रहे। उर्दू अदब में किया? मास्टर्स भी उर्दू अदब में किया और साथ एजुकेशन में किया। अच्छा, मैं आंटी अपनी क्योंकि
उस्ताद थी तो वो बच्चों में भी आया, सब इतना ही पढ़ते लिखते रहे या सिर्फ नहीं, आपने ऐसा सब किया? में माशाल्लाह बहनें मेरी सारी बहुत शादियों के बाद उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, तो सब में है ये चीज़ कि उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की, किसी ने शादी से पहले, किसी ने शादी के बाद। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो ये बात है दरस व तदरीस के हवाले से, जो आज भी मैं बड़े शौक से जो कर रही हूँ और जिस शोबे से बिल्कुल। मैं मुंसलिक हूँ, तो मेरी अम्मी जब मुझे कभी कहती थी, क्योंकि खुद वो सरकारी स्कूल में होती थी, तो उनको होता था कि सरकारी जॉब्स, आपको पता है एक वक्त होता था जब लोगों को बहुत क्रेज होता था कि बिल्कुल, सरकारी नौकरी होनी बिल्कुल। चाहिए। तो मुझे कह रही थी बीएड कर लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं कहती थी मैं मर जाऊंगी, मैं बीएड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने टीचर्स को इतना ज़्यादा पढ़ाया व पढ़ते पढ़ाते हर वक्त घर घर में में भी भी पढ़ा देखा। रहे हैं, ट्यूशंस भी हैं, स्कूल में भी हैं, फिर अम्मी की दोस्तें भी टीचर्स हैं, इतनी टीचर्स कि मुझे जो था वो एक तरह से चिढ़ हो गई थी कि नहीं, मैंने ये जॉब नहीं करनी। लेकिन मेरी पहली जॉब भी जो थी वो टीचिंग टीचिंग की थी। की, और शुरू की वो मैंने। कहाँ पर थी? वो वक़्त कैसा रहा दूसरों को सिखाना, बच्चों को हाँ, पढ़ाना? जब मैंने अपना बीए कंप्लीट किया तो मैं चूँकि घर में फ़ारिग थी, तो हमारे घर के करीब ही एक बहुत छोटा-सा स्कूल था, हुदा फाउंडेशन, मुझे आज भी याद है। समनाबाद में जो लोग रहते होंगे उनको याद होगा वो, आज भी वो स्कूल वहीं है। जब मैं कभी वहाँ जाती हूँ, तो मैं ज़रूर स्कूल को देख के आती हूँ। तो वहाँ अम्मी की एक दोस्त थी, तो उनके रेफ़रेंस उन्होंने कहा कि ये आ जाया करेगी, क्योंकि अब बीए कर लिया है, तो कुछ पढ़ा मतलब लें। पढ़ा ले। तो वहाँ पर मैंने अपनी जॉब शुरू की। मेरी उर्दू की राइटिंग चूँकि बहुत अच्छी थी, तो उस वक़्त क्रिसेंट में हुँ, टेस्ट देना जो था वो बहुत मुश्किल समझा मुश्किल था। जाता था। क्रिसेंट के टेस्ट जो थे, उसका बहुत क्राइटेरिया था कि जीम की शेप ऐसी होनी चाहिए, अच्छा, बे ऐसा होना चाहिए। तो वो मैंने वहाँ पे जॉइन किया। मैं क्रिसेंट के बच्चों को वहाँ के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाती थी। तो मुझे याद है 1200 रुपए से जो है वो मेरी पहली जॉब का अच्छा, स्टार्ट हुआ था। 1200 से शुरू। तो वो 1200 रुपए बहुत लगते बहुत थे उस ज़्यादा, वक़्त, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। समझ नहीं आता था कि इसकी क्या-क्या शॉपिंग कर लें। तो हुँ, मैं जाती थी हमेशा मार्केट, और फिर मैं कपड़ों का मुझे शुरू से बहुत शौक है। तो मेरी हमेशा सैलरी के बाद जो पहली चीज़ होती थी वो बाज़ार, और बाज़ार से कपड़े। कपड़े। तो वो मेरी अम्मी से भी मुझे डाँट पड़ती थी, लेकिन अब मैंने ज़रा थोड़ा कंट्रोल किया है, क्योंकि जब से मैंने कपड़ों का काम किया ना, तो मुझे एक तरह से वो हो गया कि बस यार बहुत हेक्टिक काम है, अब तो खुद के कपड़े सिलवाना मुश्किल लगते हैं। अच्छा, फिर वो छोटे स्कूल से पढ़ाते-पढ़ाते एक बहुत अच्छे स्कूल से आप मुंसलिक हो गईं। वो तजुर्बा कैसा था? फिर उसके बाद अच्छा, हम फ़रा सहाफ़त उसमें पे बहुत आएँगे। लंबा, उसमें उसमें बड़ी स्ट्रगल है। उस स्कूल के बाद फिर मैंने जो है वो मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया, मैंने गैप लिया 1 साल का। तो मैंने उस स्कूल के बाद जो है वो डिफरेंट स्कूल्स में सीवी दिए, लाहौर के डिफरेंट स्कूल्स थे, उसमें अच्छे स्कूल्स भी थे। फिर मैं एसना फाउंडेशन, ज़हूर इलाही रोड पे एक स्कूल होता था, बहुत एलीट क्लास स्कूल था, अब अभी बंद भी हो है। गया है, नहीं बंद हो अब गया? बंद हो अभी भी गया है है। वो। तो वहाँ मेरी सैलरी 8000 उन्होंने उस वक़्त दी, तो मैं लाइक हक्का-बक्का कि 8000 रुपए सैलरी, मतलब, और 1200 से 8000 का जंप तो बहुत एक चीज़ थी। और वहाँ पे मैं ओ लेवल्स को पढ़ाने लगी, फिर उर्दू लिटरेचर एंड इस्लामियात। फिर वो स्कूल चूँकि कुछ उस वक़्त एलजीएस नया-नया ओपन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था एलजीएस का, तो लोग ज़्यादा वहाँ पे मूव कर रहे थे, तो कुछ अरसे के बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया। बल्कि वो खुद बंद होने वाला था, तो मुझे लगा कि अब हम कुछ और नया कुछ करना चाहिए। देन फिर एक और स्कूल था, कस्टम पब्लिक स्कूल, जो कस्टम का था, वहाँ मैंने जॉब की। और वहाँ पे सारे लड़के थे, तो मुझे लाइक मेरी नेचर इतनी सख्त नहीं थी, तो मुझे कंट्रोल करना नहीं आया उनको बच्चों को ओह! बहुत बिल्कुल। मुश्किल हुआ होगा 1 फिर? साल मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ गुज़ारा। वेरी नेक्स्ट साथ एलजीएस 55 में इनकम आना था। तो एक दिन वैसे गुज़रते-गुज़रते मैंने अपना सीवी वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, एंड 2 दिन के बाद मुझे वहाँ से कॉल आ गई कि आप आ जाएँ। मेरा डेमो हुआ, एंड मैं सिलेक्ट हो गई, और फिर मैंने वहाँ पर जो है वो पढ़ाया। गर्ल्स लिटरेचर? स्कूल था, हाँ जी, उर्दू ही पढ़ाई वहाँ भी। ओ लेवल्स को भी पढ़ाया, बाकी क्लासेस को भी पढ़ाया। तो वो बहुत, और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ मुझे जो दोस्तें मिली, मैं सबसे कम ऐज की थी वहाँ पर। तो वहाँ जितनी भी टीचर्स थीं वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चलती थीं, और मतलब मशवरे, समझाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ज़िंदगी की हर छोटी-बड़ी बात, तौर तरीके जो हैं वो किस तरह से करना है, किस तरह से इस चीज़ को लेके चलना है, वो बड़ी अच्छे, मेरे आज तक उनके साथ दोस्ती है, मिलना-मिलाना है। हालाँकि ऐज में वो मेरे से बहुत बड़ी हैं, बट
उस से वक्त की ताल्लुक बॉन्डिंग अच्छा है कि अभी तक मेरी उनके साथ बातचीत है। अच्छा, यही वो जगह थी यानी जहाँ पर इकरार से आपकी मुलाकात हाँ हुई। जी, बिल्कुल। वो किस्सा सबने सुन रखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक मर्तबा फिर से याद ताज़ा हो इकरार जाए। से सच मुलाकात इस तरह हुई कि इकरार से स्कूल में डिबेटिंग कोच थे और मैं उर्दू की टीचर थी, तो ज़ाहिर बात है कि उर्दू डिबेट्स एंड उर्दू टीचर के दरमियान राब्ता रहता है। और जब बच्चियों को लेके जाना होता था तो एक टीचर को लेके जाना साथ लाजमी होता था। तो वो पहली मुलाकात थी मेरी इकरार से एलजीएस में। तो बस वहीं से फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और बस आज तक का सफ़र शेरो शायरी शेर व से फिर शायरी, हाँ जी, बढ़ते-बढ़ते फिर शादी तक। शादी और बस अच्छा, चलता फिर रहा। उसके बाद दरसो तदरीस को एनी ने छोड़ा और आप चली गईं दुबई। हाँ जी, वो फिर जब शादी हो गई इकरार से मेरी, तो मैं दुबई मूव कर गई। एलजीएस के साथ मैंने 2 साल काम किया। अब जब मैं दुबई गई तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो एफए के बाद से मतलब बीए के बाद से काम करने की आदत थी, बल्कि आप कहें कि मुझे तो क्लास 5 के बाद से काम करने की आदत थी, क्योंकि घर पे जो अम्मी के पास बच्चे आते थे ट्यूशन्स के, उनको मैं साथ-साथ मैं भी अम्मी को हेल्प करती थी। तो वो इतने ज़्यादा काम करने की और मतलब इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखने की आदत थी कि वहाँ दुबई में रहना जो है वो घर में मुझे बड़ा मुश्किल लगने लगा। और मुझे जॉब्स, आपको पता है टीचिंग वाला जो काम है वो दुबई में काफ़ी टफ़ है। उनकी अपनी क्राइटेरियाज़ हैं, अपने उनके सर्टिफ़िकेट्स हैं जो पहले करने पड़ते हैं। तो एआरवाई में जो है वो मैंने फिर एक दिन हम सोचा कि मैं ऑडिशन देती हूँ। वो टाइम था जब आयशा बख्श जियो मूव कर रही थी। तो मैंने उसके लिए फिर पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। खबरें मैं पढ़ के इकरार को सुनती थी, जियो पे सुनती थी। एआरवाई पे बादामी को सुनती थी, इकरार को सुनती थी और शहज़ाद इकबाल को सुनती थी, जावेद मतीन साहब होते थे उनको सुनती थी। तो काफ़ी मतलब एक लिसनिंग जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है ना आपकी गुफ्तगू के तरीके में। उसके बाद मैंने अपना ऑडिशन दिया, बट किसी को पता नहीं था कि मैं इकरार की वाइफ हूँ। रैंडम मैंने जो है वो अपना सीवी सेंड किया, तारिक वसी होते थे, अभी भी हैं उनको। तो उनकी जानिब से फिर मुझे कॉल आई कि आप आके अपना ऑडिशन दें, और मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ और मेरी सिलेक्शन और हो किसी को गई। ये नहीं पता था कि नहीं, इकरार आपके हस्बैंड हैं और नहीं, आप नहीं, उनकी नहीं। बेगम हैं। ये पता अच्छा। चला बहुत बाद में, वो उस वक़्त जब हम लोग घर इकट्ठे जाते थे, क्योंकि हम लोग शारजाह में रहते थे और ऑफ़िस हमारा दुबई में था। तो जब वापस एक ही जगह गाड़ी छोड़ती थी और एक ही जगह से पिक करती थी, तो फिर लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये दोनों मियाँ-बीवी हैं। तो इकरार सच ना, इकरार का कोई रोल रहा इस चीज़ में कि मेरी जॉब करवाएँ हुँ। वहाँ पे या किसी को कहें, और उनकी आदत भी नहीं है वो। हाँ, ये बिल्कुल सबसे आदत है, मुश्किल काम है बिल्कुल आदत। कि इकरार से किसी के लिए काम करवाना। मुझे कोई कहे तो मैं तो साफ मना कर देती हूँ कि भाई ये तो काम बिल्कुल। नहीं हो चलें, सकता। आज लोगों को पता चल गया जो काम कहते हैं कि ये ऐसे होता हाँ, है, तो वो नहीं काम होता। नहीं हो सकता। तो फिर दुबई में क्या यादें हैं? क्योंकि बहुत से दोस्त थे, बल्कि राजा भाई भी दुबई में थे। बिल्कुल, राजा भाई से मेरी पहली मुलाकात यहाँ लाहौर में हुई थी। वो पाकिस्तान आए थे तो मैं ही उनको रिसीव करने गई थी, मैं और इकरार। तो रहे वो हमारे साथ, और बसंत पे आए थे, बसंत उन्होंने यहाँ की, फिर हम लोग दुबई गए। तो दुबई मुझे घुमाने वाले और फिराने वाले, फिर उनका घर होता था रासुल खैमा, वहाँ लेके जाते थे वो। तो बड़ा अच्छा टाइम था, दोस्त थे सारे वहाँ पर, और बिल्कुल एक बैचलर्स लाइफ थी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी किसी किस्म की। ऑफिस से आके सो जाते थे। हाँ, घर के काम सारे खुद करने पड़ते थे, क्योंकि ऐसा वहाँ पे कोई मेड वगैरह नहीं थी। लेकिन ये था कि इकरार और मैं मिलकर हम दोनों आपस में एक एक दिन इकरार खाना बना लेते थे, एक दिन मैं बना अच्छा, लेती थी। ये मैंने ज़रूर कहानी सुनी। इकरार घर के कौन-कौन से काम करते नहीं, थे? सिर्फ खाना खाना कैसा बनाते खाना थे? बनाने तक। तो खाना क्या बनाते थे? खाना हर तरह के बना लेते थे, भिंडी बना लेते सीरियसली? थे, चिकन बना लेते थे, अपनी रेसिपी होती थी, कोई वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा बन जाता था। तो हम, और बल्कि जितने दोस्त होते थे, जब मैं घर पे नहीं होती थी तो पीछे से वो भी खाना बना लेते थे, और जब मैं घर पे होती थी तो मैं खाना बना अच्छा, लेती और थी। वसीम बादामी भी उसी ग्रुप में हमेशा से शामिल रहे वसीम हैं। हमेशा से हमारे तो साथ वहाँ रहे भी हैं, वसीम बिल्कुल। वसीम ने कभी कोई काम किया? वसीम ने कोई काम नहीं किया। वसीम को सिवाय जो है बातें करने के, बात और में वो जो है वो उसको कोई उसको काम कोई उसने काम नहीं, नहीं उसने आता। ना कभी खाना बनाया, वो तो बर्तन भी नहीं उठा के रखता था। तो सो बैड वसीम। उसने कोई काम नहीं उसकी किया। कोई हाँ, राजा भाई काम राजा करते भाई थे, करा। ग्रोसरी करते थे, नजीब भाई करते थे, खाना बनाते थे। इकरार के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दुबई में ही होते हैं अभी। और एक दो दोस्त थे, वो सारे मिलजुल के हम लोग काम करते थे, सैरें करना,
जाना आना, तो वो सारा मूवीज़ देखना, बहुत इंडियन मूवीज़ हमने वहाँ पे देखी हैं, बहुत यादगार मूवीज़ मैंने वहाँ पे देखी हैं, तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं दुबई से। फिर दुबई से वापस फिर हम कराची। लोग कराची हुए, क्योंकि कराची। ऑफिस हमारा कराची मूव कर गया, तो फिर हम लोगों ने भी कराची में जो है वो रिहाइश इख्तियार की। और कराची आने के बाद फिर पहला आ जाया। फिर पहला आ पहला आ जाए जाए फिर अब साहब ने पहला कहा कि मेरा आना बनता है, लिहाजा मुझे लाया जाए, फिर तो वो तशरीफ लाए। पहलाज के आने से जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, बहुत खुशगवार ज़्यादा, तब्दीली बहुत है। ज़्यादा। पहला आ जाए, लाइक आपका जो बच्चा होता है वो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। आप काउंट करने बैठे और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो वो आपका बेबी होता है, आपका बच्चा होता है। अच्छा, कराची के बाद फिर जिंदगी में एक और बड़ी तब्दीली आई कि कराची से लाहौर शिफ्ट होना। ये फैसला कितना मुश्किल था और लाहौर आके कैसा लगा? अच्छा फ़रा, ऐसा है कि कराची से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। एक तो देखा जाए तो हमारा करियर, इकरार का सरेआम वहाँ से करना, और सबसे बड़ा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में अहम पहलाज का कराची में होना। फिर उसका सारा बचपन वहाँ था, उसकी बचपन की सारी यादें। तो फिर मेरी नंद की शादी वहाँ हुई, उनके ससुराल वालों के साथ आना जाना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग थी हमारी। और कराची से एक मतलब दिली मोहब्बत जिसे कहते हैं वो अभी तक है। लेकिन चूंकि लाहौर के हैं हम, बेसिकली बाय बर्थ भी लाहौर के हैं, सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ यहीं पे जो है वो किया। तो जब वापस आए हैं लाहौर, तो एक बड़ा फील होता था कि जो है वो कुछ मिस कर रहे हैं। और एकदम से चूँकि डीएचए फ़ेज़ 6 में आ गए थे, तो वो उस वक़्त बिल्कुल 2021 में बिल्कुल खाली-खाली था, तो मुझे तो ऐसा लगता था समटाइम्स हम किसी गाँव में आ गए हैं। और कराची और लाहौर के मिज़ाज में भी फ़र्क है ना, कराची बहुत फ़ास्ट है, जबकि लाहौर में थोड़ा तहम्मुल और लाइक फ़ास्ट इस तरह से कमर्शियल, प्रोफ़ेशनल वे में हर चीज़ जो है वो चल रही होती है। और लाहौर में हम थोड़ा चीज़ों को लिंगर ऑन करते जाते हैं कि अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों कर लेंगे। तो दोनों शहरों के मिज़ाज में थोड़ा-सा फ़र्क पाया जाता है, तो उसको थोड़ा-सा डील करने में मुश्किल हुई। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आदत हो गई। और सबसे बड़ा जो मुझे वापस आके हुआ फ़ायदा वो ये कि चूँकि मैंने जॉब छोड़ दी थी 2014 में, एयरवे को छोड़ दिया था, तो काफ़ी गैप आ गया हुआ था मेरा जॉब के लिए। तो मैंने फिर ये सोचा कि दोबारा हम काम शुरू किए जाएँ, तो मीडिया को जॉइन करना तो मुश्किल था, क्योंकि टाइमिंग्स और माहौल में बहुत तब्दीली आ गई हुई थी 2014 से लेके 2021 तक। तो मैंने फिर ये सोचा कि वापस हम चलते हैं टीचिंग की तरफ। तो मैंने दोबारा से फिर एलजीएस, जिसको मैं छोड़ के गई थी 2006 में, फिर मैंने एज़ कोऑर्डिनेटर उसको जॉइन किया, उर्दू कोऑर्डिनेटर। और फिर मैंने 2021 से आगाज़ किया इसी सफ़र का दोबारा, जिसको 2006 में छोड़ा था। वहाँ से फिर चूँकि पहला इधर लर्निंग अलायंस में था, और मैं जो है उधर 55 मेन जो लाहौर ग्रामर, बल्कि 30 मेन में मैं एज़ अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही थी। तो दूर भी मुझे पड़ता था, और ये होता था टाइमिंग्स का फ़र्क हो जाता था पिक एंड ड्रॉप के पहलाज को, क्योंकि मैं पहलाज को खुद पिक एंड ड्रॉप करती रही हूँ। तो वो फिर मैंने यहाँ लर्निंग अलायंस जॉइन किया एज़ अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट फॉर उर्दू लैंग्वेज एक्विजिशन, आईबी स्कूल है। तो आईबी में जो है वो उर्दू को एज़ अ लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो उसको उर्दू लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो वो मैंने एज़ अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जॉइन किया। आज तक अभी तक माशाल्लाह मैं उनके साथ ही हूँ। माशाल्लाह पहला आज की जो है वो हो गई है ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसने अपना एमवाईपी 5 कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह वो कॉलेज लेवल में जाएगा, जैसे अब वो डीपी करेगा वहाँ से, तो वो इक्विवेलेंट टू ए लेवल्स होगा। तो काफ़ी लोगों ने तस्वीरों में पूछा भी हाँ, कि मेरे ये से ग्रेजुएशन इतनी जल्दी ग्रेजुएशन कर भी दी। कितनी जल्दी कैसे? तो वो ये ग्रेजुएशन ये सब जो होते हैं सरकारी स्कूल तो नहीं कहेंगे, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इनमें तो आप जब करते हैं प्राइमरी कंप्लीट अपना करते हैं तो तब भी भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होती है, जब आप मैट्रिक कंप्लीट करते हैं तब भी ग्रेजुएशन होती है, तो ये तो हर लेवल पे ही ग्रेजुएशन करवाते रहते हैं करवाते बच्चों रहते को। हैं, तो वो लोगों को लगा कि शायद ग्रेजुएशन का मतलब बीए, जो बीए, हमारा हाँ, जो पुराना, हमारा एक जो हमारा कॉन्सेप्ट था होता था बीए में, एक ही दफ़ा वो गाउन पहनना और वो, पहनना। लेकिन अब तो काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। ग्रेजुएशन अब हाँ बदल जी। गई है। अच्छा, एनी आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि डिज़ाइनिंग का था, क्योंकि एनी बहुत खुश लिबास हैं और
बचपन से उन्होंने बताया कि शौक था नए नए कपड़े पहनने का, तो वो शुरू किया और अभी वो ख़त्म कर दिया शायद। अशफ़रा वो बड़ा अच्छा काम है, कपड़ों का काम जितने भी लोग कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि अच्छा। उनके अंदर इतना जो है वो बर्दाश्त और तहम्मुल है कि वो ये सारी चीज़ें मतलब डील करें हर चीज़ के साथ। लेकिन वो मैंने तकरीबन 2 साल काम किया, उसमें मैंने 4 से 5 एग्ज़िबिशन्स भी किए और बहुत अच्छा मेरा काम रहा, बहुत पसंद किया लोगों ने। अभी तक इवन मुझे कल तक ऑर्डर आ रहे थे कि हमें ये ड्रेस चाहिए, जो पेज पे तस्वीरें हैं, ये वाला ड्रेस चाहिए। लेकिन वो बहुत हेक्टिक काम है। और चूँकि मुझे खुद कपड़े बनाने का शौक था, इतने मैं अपने कपड़े बनाती थी, इतने कपड़े अपने बनाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरों के लिए बना के ये शौक पूरा करूँ कि मैं अलमारियाँ भरती रहती हूँ और कपड़े पूरे नहीं होते, पहने नहीं जाते, इतना आना-जाना हाँ, तो ऐसे नहीं बहुत से होता, कपड़े जो नहीं ऐसे पहने अब कपड़े तक। जो नहीं पहने जाते। तो वो मेरा शौक अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे पूरा हो पूरा गया हो गया, डिज़ाइनिंग से? डिज़ाइनिंग से पूरा हो गया। एक एक्सपीरियंस भी हो गया कि अगर आगे ज़िंदगी में कहीं दोबारा टाइम मिला या मौका मिला तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बल्कि अब ज़्यादा बेहतर तौर पे हो गया क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया, जो चीज़ें पहले नहीं थी बिल्कुल, अब वो सीख चुकी हूँ मैं। तो वो ऐसे ख़त्म नहीं किया, अभी भी मेरे बहुत से इस तरह के जो है फ्रेंड्स हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं या जिनके साथ अच्छी मेरी बॉन्डिंग है, जो समझते हैं डिज़ाइनिंग सेंस को मेरी, उनके लिए मैं काम कर लेती हूँ। मतलब वो कह देते हैं कि हमें ये चाहिए तो उनको मैं बनवा देती हूँ। लेकिन ऐसा जिस तरह से प्रोफ़ेशनल लेवल पर मैं केयर कर रही थी एग्ज़िबिशन्स एंड शूट्स वग़ैरह, वो चीज़ मैंने जो है वो रोक तो वो दी है। काफ़ी हाँ टाइम जी, टेकिंग और वो मुश्किल काफ़ी है। टाइम टे और स्कूल के साथ बहुत मुश्किल हो जाता था। क्योंकि आपने स्कूल भी जाना है, आपने अड्डे वाले को भी देखना है, आपने दर्ज़ी को भी देखना है, आपने कपड़ा भी लेने जाना है। तो वो बहुत एक बंदे के लिए मुझे तसल्ली नहीं होती किसी दूसरे पे काम छोड़ के। कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरे पे काम छोड़ दिया और फिर फ़ारिग होके बैठ गए कि हो जाएगा, तो मुझे तसल्ली नहीं होती। यानी सब काम खुद करने हैं। बिल्कुल। अच्छा यानी बहुत से लोग आपको न्यूज़ एंकरिंग के ज़माने में देखते रहे, जब आपने प्रोग्राम किया उस वक़्त देखते रहे, जब आप हमारे साथ कहीं व्लॉग में आती हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई इरादा है कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से मुस्तकिल लोग आपको देख सकें? वैसे तो लोग देखते ही रहते हैं, आप लोगों के साथ भी, तस्वीरों में भी मतलब रहता ही है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ही एक चैनल शुरू किया है, जिसमें हमारे आईबी के एक्चुअली उर्दू में 4 क्राइटेरियाज़ होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो उसमें लिसनिंग जो होती है वो ये होता है कि आपको एक वीडियो दिखाई जाती है बच्चे को, एंड वो वीडियो जो है वो किसी न किसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे बनी होती है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होते हैं आईबी के, और फिर उस पे जो है वो एक पूरा पेपर होता है, वो ई असेसमेंट्स का, फाइनल्स का एक पूरा पेपर होता है जिसकी हम बच्चों को एमवाईपी में ही तैयारी करवाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए वीडियोस मिलना मुश्किल हमें थी, ज़्यादातर हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल होते थे, या जो हमें वीडियोस मिलती थी इंग्लिश में तो अवेलेबल हैं, लेकिन उर्दू में आपके पास मवाद बहुत कम है। हमारे यहाँ उर्दू पे बहुत कम काम हुआ। हमारे ज़माने में तो बचपन में प्रोग्राम्स होते थे, कलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि हम देखते थे, ऐनक वाला जीन और इस तरह के एंटरटेनिंग, जिसमें उर्दू बच्चे सुन सकते थे। बट अब जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, या अब जो कंटेंट मौजूद है जो हमें बच्चों को दिखाना है, उसमें या तो बहुत मुश्किल सहाफ़ती ज़बान इस्तेमाल की गई है, या फिर बहुत इस किस्म की ज़बान है जिसमें हिंदी के अल्फाज ज़्यादा हैं, तो वो हमें मुश्किल होती थी। एज़ अ टीचर, एज़ अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, मुझे ये लगा कि मुझे इन छुट्टियों में ये थोड़ा-सा करना चाहिए काम इसके ऊपर, कि मैं कुछ रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह की बनाऊँ जो हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे बेस हों, और टीचर्स को और बच्चों को फिर उससे आसानी हो, क्योंकि जो पेरेंट्स आते हैं वो भी कहते हैं कि कुछ है ही नहीं उर्दू में जो हम अपने बच्चों को सुनवाएँ। तो बच्चे वैसे उर्दू से जो है वो जब जान छुड़वाते हैं, उर्दू उनको सबसे मुश्किल लगता है, जबकि मुझे याद है कि हम लोगों ने तो कभी उर्दू के पेपर की तैयारी की ही नहीं थी। मतलब उर्दू वो पेपर था जिसकी तैयारी करते ही नहीं थे। शायर, इस शेर में शायर ने ये हुँ, कहा है, ऐसे करके तो बिल्कुल। हमारा काम पूरा हो जाता था। लेकिन अब जो है वो उर्दू सबसे मुश्किल है, तो उसके लिए आपको इंटरेस्टिंग और आसान कंटेंट बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्द आप लोग जो है वो देख सकेंगे। अब मैं आजकल उसी पे काम कर रही हूँ, वो रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे हो गया, काबिल तजदीद तवानाई, इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं जिसमें लाइटर टॉपिक्स भी हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो हमारे करिकुलम में, हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आईबी के शामिल हैं, उनके ऊपर ये वीडियोज़ हैं। उसमें हमारा रैंडम
चीज़ें शामिल नहीं है। ये ख़ास एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होगा जो बच्चे और टीचर्स जो हैं वो यूज़ कर ये सकेंगे। पेरेंट्स के लिए भी बड़ा यस, फायदेमंद पेरेंट्स होगा। बच्चों को सुनाएंगे। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि ज़बान सीखने के अमल में जो पहला मरहला है वो सुनने का है। बच्चा जो ज़बान सुनता है अपने घर में वही ज़बान बोलता है। इसीलिए अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, पाकिस्तान में उर्दू सुनने वाले का बच्चा उर्दू बोलता है, पंजाबी सुनने वाले का बच्चा पंजाबी बोलता है। अगर आप अपने बच्चों को सुनवाएंगे अच्छा, तो वो अच्छी उर्दू सुन सकेंगे और अच्छी उर्दू पढ़ सकेंगे। बिल्कुल ठीक। पढ़ना और सुनना, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं आपकी, अगर आपको अपनी उर्दू अच्छी करनी है। और हमारी उर्दू इसीलिए अच्छी है कि हमारे ज़माने में कुछ होता नहीं था। हम मैगज़ीन्स पढ़ते थे लाके, बच्चों की दुनिया, नौनिहाल, तालीम और तरबियत, इस किस्म के, और हम प्रोग्राम देखते थे, टीवी देखते थे, इस किस्म की चीज़ें करते थे। अच्छा, ये तो हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, या आप अभी जिस शोबे से मुंसलिक हैं उससे रिलेटेड। कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कोई लाइटर साइड की ऐसा कोई चीज़ शुरू करने का प्लान नहीं है क्या? मुझे मशवरे तो बहुत लोग देते हैं, और मतलब मुझे जो कमेंट्स आए होते हैं समटाइम्स उसमें भी कि आप कुछ करें, आप कुछ कोई यूट्यूब करें, कोई व्लॉग करें, कुछ करें। तो आई एम थिंकिंग कुछ इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह करे ये के, सोच अमली हाँ, कि उसमें कुछ तब्दील ऐसा हो कर जाए। सकूं जो कि मेरी पर्सनालिटी से मैच करता हो, क्योंकि हर चीज़ आप कर भी नहीं सकते, और हर चीज़, और लोगों की एक इमेज बनी होती है आपके लिए। अगर आप उससे डिफरेंट कुछ करते हैं तो वो शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती, उसको उतना पसंद नहीं करते। तो इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह। देखेंगे आप लोग, कुछ ना कुछ नया मैं सोच रही हूँ, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो ज़रूर, वो भी एंटरटेनिंग भी होगा और फ़ायदेमंद भी होगा। इंशाल्लाह, और ये भी आपके लिए बहुत जल्दी एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। यानी जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि बहुत कम उम्री में आपने घर भी देखा, यानी वालदा काम करती थी, बहन भाइयों को भी संभाला, और फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हासिल की बड़ी कम उम्री से, और अभी तक भी माशाल्लाह, अगरचे लोग ये सोचते होंगे कि अब ज़रूरत नहीं है, तो ख़वातीन के लिए काम करना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन के लिए फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, औरत 2 तरह से डिपेंडेंट होती है, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट हैं ना, तो आप इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आपके इमोशंस भी कुछ उनके ऊपर, उनको आप छेड़-छाड़ नहीं सकते। वो चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको सर्वाइव करना ही है। खामोश रह जाए। खामोश रहकर, समझौता कर कर, बर्दाश्त कर कर आपको करना है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। फिर वो आपकी चॉइस है उस माहौल में, उन हालात में रहना। तो मैं तो चाहती हूँ कि आजकल जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, जो माशाल्लाह, मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे बहुत बहुत समझदार हैं। मैं समझदार अपनी है, भांजियों सच को में। देखती हूँ, मैं इर्द-गिर्द के जो जैसे बच्चे हमारे स्कूल में बच्चियाँ हैं, उनको देखती हूँ, वो हमारे से बहुत समझदारी की ऐसी बातें बात। करती हैं। तो इंशाल्लाह जो आने वाली हमारी नस्ल है वो इस हवाले से बहुत समझदार है, उनको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किसी भी चीज़ को कैसे लेके चलना है। तो एक औरत के लिए तालीम हासिल करना और फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट होना सबसे लाज़मी हिस्सा है उसकी ज़िंदगी का। मैं समझती हूँ कि सबसे लाज़मी, बल्कि उसकी ज़िंदगी ही तब है जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी। बिल्कुल, और ये मेरे ख़्याल में अब तक लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि बहुत ज़रूरी हो। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मुराद ये नहीं है कि आप घर चला रहे हैं। आप जो है वो पूरा-पूरा, मतलब कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो इट डज़न्ट मीन कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं, नहीं। हाँ, बहैसियत ये बहुत औरत, अच्छा पॉइंट बहैसियत है। एक माँ, बहैसियत एक बीवी, आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको वो पूरी करनी है, अच्छे तरीके से पूरी करनी है। बेशक आप लाखों रुपए की तनख्वाह जो है वो घर लेके जा रहे हैं, आप उसको घर में खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लोग मुराद ये ले लेते हैं कि जी औरत के पास हाथ में पैसा हो गया तो ये समझो मतलब गई, गई, हाथ से ये गई। अब काम करने से गई, अब ये घर के काम नहीं करेगी, अब ये खाना नहीं पकाएगी, अब ये, ऐसा नहीं होता। जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मजबूत करती है किसी भी ऐसे बुरे वक्त से निमटने के लिए जो बिल्कुल। आप ना चाहते हो और आपको बर्दाश्त करना पड़े। मुझे वो सबा कमर का एक ड्रामा याद आ गया जिसमें वो हस्बैंड उसका इंतकाल कर जाता है और सारी ज़िम्मेदारी उस पर पामाल, कि हम्म। किस तरह उसके लिए मुश्किल होती है
क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को और तरीके से गुजार रही होती है, बिल्कुल। टोटल डिपेंडेंट होती है और बाद में उसकी ज़िंदगी अब बदल तो देखिए जाती ना है। हमारे ड्रामे जो हैं वो इतना उनका कंटेंट ऐसा है कि जिस पे इन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है कि जो ख़वातीन के इश्यूज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बयान किए जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से। बिल्कुल, यानी रिश्ते निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक चीज़ जो मैं उसको अफ़सोसनाक ही कहूँगी कि आजकल रिश्तों में ना बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, ख़ास तौर पर ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है। हम देखते हैं कि तलाक की रेशो या खुला की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी शादी को माशाल्लाह 20 साल से ज़ायद हो गए हैं। तो जो ख़वातीन जो बच्चियाँ देख रही हैं, तो कामयाब ज़िंदगी कैसे गुज़ारी जाए? ज़ाहिर है दोनों पार्टनर्स अलग-अलग होते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारा जाए? देखिए फ़रा ये ना दो हाथ से बजने वाली ताली है, ये कभी भी एक हाथ से इसको लेके नहीं चला जा सकता। अच्छी शादी को लेके चलना, अच्छे रिश्ते को लेके चलना एक आदमी से कभी नहीं हो सकता कि औरत ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे और मर्द अपनी मर्ज़ी करता रहे, या मर्द जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे और औरत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करे। तो ये एक ऐसा अमल है कि एक कहते हैं ना कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो वो इसीलिए है कि वो दोनों साथ मिलके चलते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जो आजकल प्रॉब्लम आ गया है, हमारा जो टेम्परामेंट है उसमें बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। हम लोगों के अंदर है कि हम फ़ौरी तौर पर एक दूसरे को जज कर लेते हैं और फ़ौरी तौर पर फ़ैसला करके अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। आप रिश्ते को निभाने के लिए हर चीज़ को, कोई भी काम हो, आपको उसको वक़्त देना होता है। आपको अगर एक सालन भी बनाना है ना, तो उसको भी आपको वक़्त देना है। आपने अगर तैयार होना है तो आपको वक़्त देना है अपने आप को तैयार हो। तो फिर आप जब रिश्ते लेके चल रहे हैं, तो रिश्तों को वक़्त देना ज़रूरी है। जितना वक़्त आप एक-दूसरे को देंगे, उतना ही आप एक-दूसरे को समझ सकेंगे। और मैं कहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ दोनों लेवल पर होता है। एक बंदा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं फिर अगर एक शख़्स कर रहा हो तो। तो ये दोनों तरफ का एक अमल है, और कॉम्प्रोमाइज़ विद एक दूसरे को समझ के चलना, एक दूसरे को टाइम देना, वक़्त देना, ये वो चीज़ें हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी को लेकर आप लेकर गुज़ार सकते हैं। रिश्ते वक़्त माँगते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात अनी ने की और हर रिश्ता ही वक़्त माँगता है। बच्चों की तरबियत एक बड़ा चैलेंज है आज की माँओं के लिए। अब पहला आज हम ऑफ़िस में होते हैं या कोई उससे मिलता है तो वो अपनी जो उम्र है, अभी तो वो 16 साल का भी नहीं हुआ माशाल्लाह, उससे बड़े मैच्योरिटी से, बड़े अच्छे तरीके से, सबसे बड़ी तहज़ीब से मिलता है। तो जब कोई पूछता है तो मैं उनको बताती हूँ कि ये क्रेडिट पहलाज की वालिदा को जाता है, यानी एनी को जाता है। तो एनी, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और पहलाज को कैसे सिखाया, समझाया, बताया कि अच्छा वो इतना देखिए, अच्छा बच्चा है? फ़रा इसमें मैं थोड़ा-सा आपको करेक्ट करूँगी कि मेरे से ज़्यादा ये क्रेडिट जो है वो आंटी को जाता है, यानी मेरी सास को जाता है, क्योंकि मैं तो जॉब करती थी। तो जो आपकी इब्तदाई मराहिल होते हैं ज़िंदगी के, बच्चे के जो बिल्कुल बचपन का जो दौर होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि वो आपका बेस होता है ना, उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी खड़ी हो रही होती है। तो वो वक़्त तो उसने गुज़ारा है आंटी के पास। मेरे पास वो मेरे हाथों में वो उस वक़्त आया जब वो 5 साल का हुआ, जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ। तो एक तरह से उसकी शख्सियत की बेस बन चुकी थी। हाँ, बाकी मैं उसके साथ-साथ रही हूँ बिल्कुल, 2014 से लेकर 2023 तक, जब तक वो उसने मुझे खुद नहीं कहा कि मामा नहीं, अब मुझे बच्चे कहते हैं कि तुम तो मामाज़ बॉयज़ मामाज़ हो, तो बॉय। अब आप मेरे साथ ना जाया करें, क्योंकि मुझे होता था कि पता नहीं किस किस्म का माहौल है, कहाँ जा रहा है, किस तरह के दोस्त हैं, चोट ना लग जाए, तो एक-एक ही था, ऊपर से सारा ध्यान इसकी तरफ से। तो बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो उनके पास लॉजिक्स बहुत है। हमारे पास हमारे वालिदैन अगर हमें किसी चीज़ से मना करते थे, तो हम क्यों नहीं करते थे, हम ज़िद करते थे और ज़िद करने के बाद मान जाते थे, या मार खा के मान जाते थे। कुछ इस तरह से मान जाते थे उनकी बात। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सवाल करते हैं क्यों का, कि क्यों? जब मैं ये ऐसा कर सकता हूँ तो फिर क्यों? तो इन बच्चों को आपको लॉजिक देकर और उनकी बात सुनकर जो है इनको समझाना पड़ेगा। मतलब बच्चे तो हमेशा बच्चे रहते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत, पेरेंट्स को बच्चों के पीछे रहना होता है, चाहे उनकी शादी भी हो बिल्कुल। जाए, तब भी माँओं को जो है वो बच्चों के पीछे-पीछे रहना पड़ता है। फिर और तरह के मसले होते हैं, फिर मियाँ-बीवी के मसले हैं, तो माँ को समझाना है कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कभी बीवी को, कभी बेटे को। तो ये माँ-बाप का रोल जो है वो ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होता।
औलाद समझती है कि हम बड़े हो गए हैं, अब ज़रूरत नहीं रही हमें मशवरों की। लेकिन बहरहाल जहाँ तक पहलाज का ताल्लुक है, पहलाज माशाल्लाह एक बड़ा सेंसिबल और बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का बच्चा है। लाइक इमोशनल नहीं है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इमोशनल बंदा जो है वो बहुत से जज्बाती फ़ैसले कर लेता है, जो समटाइम्स सही भी हो हम्म। जाते हैं, समटाइम्स गलत भी हो जाते हैं। मैं इमोशनल हूँ, जज्बाती हूँ, बहुत जल्दी मैं फ़ैसला कर लेती हूँ बाज़ औक़ात, बहुत जल्दी राय भी कायम कर लेती हूँ। लेकिन पहलाज मेरे बरअक्स बहुत प्रैक्टिकल अच्छा, है। मतलब अभी माशाल्लाह। कल-परसों की बात है, मैंने उसको जाके ज़ाहिर-सी बात है, आप बच सुबह निकलता है जब मैं नाश्ता वग़ैरह बना रही होती हूँ, फिर इक़रार के साथ आ गया ऑफ़िस, फिर पैडल पे चला गया, हॉकी चला गया, अपने फुटबॉल पे चला गया। रात को मैं सो जाती हूँ जल्दी, तो आके सो जाता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 दिन हो गए तुमने माँ को शक्ल नहीं दिखाई। तो वैसे मैं गई उसके पास, मैंने कहा पहले आज तुम जाओगे, तुमने कहते हो बाहर पढ़ने जाना, तो मुझे भी ले जाना। तो उसने मेरा दिल रखने के लिए ये नहीं कहा कि हाँ मम्मा आप मेरे साथ चलना। उसने अच्छा। कहा मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, कोई लॉजिकल बातें करें, आपके पास अल्लाह। कौन सी सिटीजनशिप है जो मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ, या आप कौन से जो है वो वर्क वीज़ा है आपके पास, या आपके पास कौन सा स्टडी वीज़ा है जो आप जाएंगी, हाँ आके मिल लीजिएगा। तो मुझे इतना हुआ, मैंने कहा देखो कि ये अगर हमारे जैसे बच्चे होते तो हम फौरन कहते कि जी हाँ, हाँ, ठीक है मम्मा आप मेरे साथ चलना और रहना, और आप, बट उस ही इज़ सो प्रैक्टिकल कि उसने कोई मुझे दिलासा नहीं दिया कि मैं आपको लेके जाऊँगा या आप मेरे साथ चलना, तो ऐसा नहीं होता। तो अब पहलाज जिद करता है, सवाल करता है? नहीं, पहलाज ज़िद नहीं करता। इकरार कोई वैसे ज़िद करने का उसको मौका हुँ। दिया, मतलब वक़्त ही नहीं दिया जाता, या ऐसा कोई मौका आता ही नहीं कि वो ज़िद करे, क्योंकि वो अपने कामों में बिज़ी होता है या उसकी बात पहले ही मान ली जाती है। तो ये फिर भी है। ज़िद तो तब होती है ना कि जब अब जैसे आपसे उसने गिफ्ट निकलवा लिया अपनी सालगिरह से पहले। तो मैं मुझे कह रहा था, मैंने तो कहा भी मेरी तरफ से दुआएँ हैं, दुआओं से बढ़ के क्या गिफ्ट हो सकता है? तो कह रहा है कि ठीक है फिर आप जाए नमाज़ पे बैठें रोज़ 3 घंटे, रोज़ और दुआएँ करे। जो है रोज़ दुआएँ करें, वो मैं फिर मानूँगा। मैंने कहा वो तो मैं बैठती हूँ, मैं दुआएँ, ज़ाहिर है। माँ तो बच्चों के लिए दुआ ही बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। तो ऐसे उसको ज़िद करने के एज़ सच, नहीं। क्योंकि बचपन से उसको आदत नहीं है ना, आंटी साथ-साथ होती थी। एक बच्चा वो होता है के माँ काम में लग गई, हुँ। बच्चा पीछे रोता रहा, गिरता रहा, खुद ही खड़ा हो गया, तो आंटी मुस्तकिल उसके साथ होती थी, जैसे वो कहता जाता था वो चलती जाती थी। समटाइम्स तो मैं कहती थी आंटी इतनी आप इसकी बात मानती हैं कि इसने कहा कि डॉल्फिन की तरफ गाड़ी मोड़ लो, तो आपने 8 बजे अच्छा। डॉल्फिन की तरफ गाड़ी मोड़ ली। ओह! तो जो है वो इतना उन्होंने इसको माशाल्लाह पैम्पर और तरीके से रखा माशाल्लाह। है कि उसकी नेचर में जिद करने वाली आदत आई नहीं है। हुँ। डाँट पड़ती है अभी कभी-कभी? पहनाज को हुँ। काफ़ी दफ़ा पड़ती है, अभी भी पड़ती है, बल्कि पिछले दिनों तो मैंने एक डंडा मँगवाया था, वो उसने अल्लाह! छुपा दिया है कहीं पे। स्कूल नहीं जाता सुबह उठ के। अच्छा। रात को अब फुटबॉल, अब आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि छुट्टियाँ चल रही हैं, ये वर्ल्ड कप जो चल रहा हुँ। है, अदरवाइज़ अगर मैच, वो कहता था मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, लेकिन मैं मैच नहीं छोड़ा? फुटबॉल का मैच ओह! नहीं छोड़ और वो सकता। तो लेट नाइट चल रहे हैं, उस दिन बता रहा था कि वो कभी 4 बजे। 4 बजे सो के सुबह 8 बजे, फिर जिस दिन बहुत ज़रूरी ओह! उसको पता होता था कि आज पढ़ जाएगी, तो फिर 8 बजे स्कूल चला जाता था, फिर बीमार हो जाता है। इस तरह वो, क्योंकि अनरेस्ट हो जाता है, अ, उसके रेस्टलेस होने की वजह से बुखार हो जाता है उसको फिर। तो फिर मुझे फिर मुझे और गुस्सा आता है उसके ऊपर भी डाँट कि अब पड़ती फिर ज़्यादा डाँट है। हाँ। पड़ती है कि बात इकरार नहीं से भी मानते। पड़ती है डाँट? इकरार से बहुत कम डाँट पड़ती है। इकरार कुछ नहीं शाज़ कहते व ना? नादिर ही कभी उसको कुछ कहते होंगे, और वो फिर वो जब कहते हैं तो फिर वो उसको डरता इकरार से है वो, अच्छा। मेरे से डरता नहीं है, क्योंकि मेरे से तो चलते-फिरते कुछ ना कुछ सुनने को मिलती रहती है नोक-झोंक ना, होती उसको रहती है होती वैसे भी। रहती है। हाँ जी, तो मेरे से डरता नहीं है, डरता वो इकरार से ही है। अब आगे क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं? क्योंकि मुझे याद है एक मैगज़ीन भी आपने शुरू किया, फिर डिज़ाइनिंग भी शुरू की, अभी इंशाल्लाह यूट्यूब वाला प्रोजेक्ट भी। जो काम करने वाला इंसान होता है वो बैठता नहीं है, वो कुछ ना कुछ बिल्कुल, सोचता रहता है। अभी तो मेरे स्कूल खुल जाएँगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह। बिज़ी हो जाऊँगी वापस। पहले मैं पार्ट टाइम कर रही थी, लेकिन अब चूँकि सेक्शंस ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, तो वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया, तो अब मैं एज़ अ फुल टाइम जो है वो करूँगी, तो वो ही काफ़ी लॉन्ग टाइम है 3 बजे तक। लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करते रहेंगे साथ, इंशाल्लाह। जैसे अभी यूट्यूब की आपने बात की,
तो खुद मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी जो हमारे ऑडियंस हैं, जो जिनके मैसेजेस आते हैं या जो फ़ैन पेज हैं, जो पिक्चर्स पुरानी-पुरानी ढूँढ के लगाते हैं, तो मुझे इतना प्यार आता है उन कितनी बच्चों पे प्यारी कि ये पिक्चर्स। तस्वीरें तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी न्यूज़ पढ़ते की और बहुत पुरानी-पुरानी पहला की पहली बर्थडे की, दूसरी बर्थडे की, जो मैं इवन मुझे मैंने भी लैपटॉप में कहीं ज़ाहिर बात है अब वो वक़्त तो ख़त्म हो गया है कि आपके पास कार्ड पेपर के ऊपर पिक्चर एल्बम। हो, एल्बम हो। तो वो उन लोगों को मैं बड़ा मिस करती हूँ। तो कुछ ऐसा करते हैं कि दोबारा जो है वो राब्ते इंशाल्लाह। में आया जाए अपने जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं उनके साथ। कभी न्यूज़ स्टूडियो को मिस किया है? काफ़ी साल खबरें पढ़ते हुए और वो सारा लाइव एक्सपीरियंस करते हुए, कभी जी चाहता है कि वापस चली जाऊँ और स्टूडियो में बैठूँ, खबरें नहीं, पढूँ? एज़ सच न्यूज़ को तो मिस नहीं किया, लेकिन अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी रिपोर्ट्स का एक चैनल है मेरा, जो आईबी के लिए मैं वो कर रही हूँ। तो उसमें अभी मैं 2 दिन पहले रिकॉर्ड करवा रही थी वीओ, तो मुझे वहाँ बिलाल भाई ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना वो यार के वक़्त की जो है खबरें हाँ। सुन रहे हैं, जिस वक़्त आप खबरें पढ़ा करती थी। तो समटाइम्स कभी-कभी जो है वो कुछ जब लाइक कोई ब्रेकिंग आ जाए, ऐसी जो बहुत अहम हो, तो उस पे फिर सुनते हुए होता है कि अगर मैं होती तो मैं यहाँ पर ये कहती। ऐसे करती। क्योंकि हमारे टाइम पर हम लोग बहुत पढ़ते थे, हम हमारा पहले नॉलेज बहुत होता था उस चीज़ के बारे में। इवन मैंने तो अपने नोट्स बनाए होते थे और उसमें मैंने उस वक़्त आपको याद होगा कि इफ्तिख़ार चीफ जस्टिस इफ्तिख़ार मोहम्मद चौधरी होते थे जो सो मोटो एक्शन ले एक्शन लेते ले थे। लेते थे। तो उनकी हियरिंग की डेट्स मैं लिखती थी कि लास्ट हियरिंग पर इन्होंने यहाँ पर जो है वो क्लोज़ की थी। तो समटाइम्स जो है वो डेस्क से लोग मेरे से वो मेरे नोट्स माँग लेते थे वाह! कि इसके पास रिकॉर्ड होगा। बम ब्लास्ट बहुत ज़्यादा उन दिनों में होते थे, तो वो मेरा एक वो सेक्शन बनाया होता था मैंने अपने नोट्स का कि ये इस बारे में है, ये इस बारे में है, ये इस बारे में है। तो काफ़ी मेहनत की हुई है मैंने उसमें। तो अब जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो समटाइम्स थोड़ा-सा एक वो अंदर होता है कि अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं इसको इस तरीके से बोलती, या अब पहले हम तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश है, क्या है, लेकिन उतना ध्यान अब चूँकि वही बात है ना कि उर्दू सुनने और बोलने का रुझान जो है वो कम हो रहा है। तो इस वज़ह से वो वाला तलफ़्फ़ुज़ अब सुनने में नहीं मिलता कुछ चैनल्स के अलावा। ये बात वैसे बिल्कुल सच है, ये हम भी महसूस करते हैं कभी-कभी। बहुत सी बच्चियाँ देख रही हैं आपको, देखती रहीं बहुत कम उम्री से जिन बच्चों ने टीवी देखना शुरू किया और कुछ ख़वातीन भी जो फ़ैन्स हैं, तो इन बच्चियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए कोई पैगाम ज़िंदगी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंसान को अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी हमारे मुताबिक नहीं होती है। अ, हमारे मुताबिक सूरज नहीं निकल सकता जब हम चाहें, हमारे मुताबिक रात नहीं हो सकती जब हम चाहें, वो तब भी होगी जब उसने होना है। तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बर्दाश्त पैदा करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हों, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, सब कुछ ज़िंदगी में होता रहेगा, तफरीह भी होती रहेगी, मज़ाक भी होते रहेंगे, करें ज़िंदगी को एन्जॉय करें। ये वक्त है बच्चियों के एन्जॉय करने का। ये जो जवानी का वक्त होता है ना, ये पलट के फिर वापस नहीं नहीं आता। मैं अब आता। सोचती हूँ मैं जितना काम पहले करती थी, अब तो मैं उसका आधा भी नहीं करती और मैं थक जाती हूँ। तो ये वक्त काम करने का भी है और यही वक्त जो है बच्चियों के एन्जॉय करने का भी है। तो बैलेंस रख के काम करें। अम एक दूसरे को वक़्त दें, अपने पेरेंट्स को वक़्त दें ख़ास तौर पे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं आपके दुनिया में हर चीज़ वापस आ सकती है, आपके वालिदैन कभी जो है वो आपको वापस नहीं मिलते। आप हर चीज़ की जो है ना रिप्लेसमेंट है इस दुनिया में। आप जो चला जाता है इस दुनिया से, इतना मुझे अफ़सोस होता है, आप यकीन करें इस चीज़ को देखते हुए कि 4 लोग एक कमरे में बैठे होते हैं, 2-2 फुट के फासले पे होते हैं, चारों के हाथ में मोबाइल होते हैं। यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब उनमें से कोई एक बंदा चला जाता है ना, तो आप उसके लिए इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और जिस वक़्त वो आपके पास आपके साथ बैठा होता है तो आप उसकी तरफ मुँह करके बात करने की तौफ़ीक नहीं करते हैं। राजा भाई जब कितनी बड़ी हमारे पास बात है बैठे ये। होते थे, अक्सर हम लोग फ़ोन में होते थे तो वो कहते थे यार छोड़ो फ़ोन, यार बातें करो। कभी किसी हाँ। को कहना, कभी किसी को कहना कि तुम क्या फ़ोन में लगी हुई हो, कभी पापा आप क्या फ़ोन में लगी हुई हैं। अब हम कहते हैं यार कहीं से एक दफ़ा बात हो जाए, कोई कहीं कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम मिलाएँ और उनसे बात हमारी हो जाए। मेरी बहन मुझे फ़ोन करती थी,
तो समटाइम्स मैं फ़ोन नहीं उठाती थी, बिज़ी होती थी पहले आज के साथ। तो अब मैं कहती हूँ कि काश वो कहीं ख्वाब में आ जाए। इससे राजा भाई का होता है कि काश अ, निकल आते थे कहीं से भी पापो इस तरह से करते हुए। तो टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को वक्त देना जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास हर चीज़ आ जाती है, जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। अच्छा, बहुत से लोग अभी पूछते हैं ना कि आप सब लोग बहुत साथ नज़र आने लगे, बहुत बैठने लगे, तो वो मैं आज बताऊं कि राजा भाई के जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ। पहले होता था ना, अच्छा चलो कल मिल लेंगे, इस प्लान को आगे कर दो, मैं ये कर रही हूँ, एनी ये कर रही है, इकरार ये करें। अब हम इसलिए बैठते हैं कि कुछ पता नहीं वक्त का, तो अब हम वक्त निकालते हैं। ये बड़ी प्यारी बात की है नहीं आपने, और जज्बाती भी हम हो गए, क्योंकि ये हमारा रिश्ता ताल्लुक राजा भाई से ऐसा ही था। बहुत करीब। बहुत बहुत अल्लाह उनके लिए अच्छा करे। मेरे तो अभी तक दिमाग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, जब हम बैठे होते हैं लगता है कहीं से आ जाएंगे राजा भाई। अच्छा यानी एक और बात जो हम चंद दिन पहले डिस्कस भी कर रहे थे, हम ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं किसी से कि इस शख्स को हम बदल दें, और या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं, हालांकि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। इस नहीं, पर आप अगर थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ें कहीं पे भी, या इस तरफ आपका थोड़ा रुझान हो साइकोलॉजी की, नफ्सियात को पढ़ने का, तो नफ्सियात यही कहती है कि आप किसी शख्स को बदल नहीं सकते हैं, आप हालात को बदल नहीं सकते हैं, आपने अपने आप को बदलना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी शख्स की, तो आपने अपने आप को बदल के इस तरीके में लेके आना है, इस सांचे में ढलना है कि आप कंफर्टेबल रहें। मतलब आपने इरिटेट भी नहीं होना उस शख्स से, उस माहौल से, उन हालात से, और ना आप उनको बदल सकते हैं। देखें, वो भी तो एक पर्सनैलिटी है ना, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी के, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने साल गुजार दिए हैं, इसी तरह से दूसरा जो शख्स है, या दूसरा जो इंसान है जो मेरे साथ रह रहा है, 50 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल उसने भी गुजारे हैं। मैं कैसे ये तवक्को करूं कि मैं उसको बदल दूंगी? तो मुझे अगर अब तब्दीली लेके आनी है, तो मुझे अपने अंदर लेके आनी है। और वो तब्दीली ये नहीं है कि मैं बिल्कुल दब जाऊं, या मैं दूर हो बिल्कुल जाऊं। दूर हो जाऊं, या मैं ख़त्म कर दूं चीज़ें। नहीं, आपको तब्दीली इस तरह से लेके आनी है कि आप उन सब चीज़ों को कंफर्टेबल तरीके से समझ कर जो है वो चल सकें। मतलब उन चीज़ों से इरिटेट होना छोड़ दें। सिर्फ सिर्फ अपनी ज़ात नहीं, बल्कि बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंड करना बाकी है। लोगों को भी अंडरस्टैंड करें, जैसे आपके मसाइल हैं उसी तरह दूसरे लोगों के भी मसाइल हैं। जैसे आपकी एक नेचर डेवलप हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दूसरे लोगों की भी वैसे ही एक नेचर डेवलप हो गई है। तो आप उनको भी समझें कि वो भी किसी मतलब एक आदत में मुब्तला हो चुके हैं, एक तरीके में उनकी ज़िंदगी में एक तरीका पकड़ चुकी है जो कि वो नहीं बदल सकते। अक्सर हम अपनी माँओं को, अम्मियों को जो है ना, वो ये कहते हैं आपको नहीं पता। जैसे पहले आज मुझे कहते हैं आपको नहीं पता। वाक़ई नहीं पता। मुझे नहीं पता जो चीज़ें बच्चा आजकल के बच्चों को पता है वो मुझे, लेकिन मैं उन बेसिक्स चीज़ों को, उन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करती हूँ जो पहले आज को नहीं पता। बिल्कुल, क्योंकि देख, एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है जो आप उम्र के बिल्कुल। साथ हासिल करते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं नहीं जानती टेक्नोलॉजी इतनी जितना बिल्कुल वो जानता है, जिस मेरी अम्मी नहीं जानती इतनी चीज़ें जितनी मैं जानती हूँ, लेकिन उनका तजुर्बा मेरे से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करके अगर चलेंगी, ज़िंदगी कितनी तो खूबसूरत आसान हो हो जाएगी। जाएगी। कोई आपको दूसरों को भी समझना चाहिए, सिर्फ आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोई आपको समझता जाएगा और हालात सही होते जाएंगे। ऐसा नहीं, आप अपने आप में तब। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉडकास्ट जी तो नहीं जा रहा कि इख्तिताम किया जाए, लेकिन वक़्त चूँकि इतना ही होगा हमारे पास, तो जाते-जाते कोई पैगाम, कोई बात, कोई दिल की ऐसी बात जो कहना चाहें? बस वही, जब मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त ज़्यादा, एक दूसरे को वक्त दें, ये बहुत क्योंकि जो प्यारी वक्त बात है। गुजरता जा रहा है ये वक्त कभी वापस वापस नहीं नहीं आएगा। आएगा, और अपने प्यारों की कदर करें। अपने प्यारों की कदर करें। जो चीज़ एक दफ़ा निकल गई, आप माजी में वापस नहीं जा सकते हैं। मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं, हाल के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन आप माजी में जाके कभी कुछ नहीं कर सकते। माजी की यादें आपके पास रह जाती हैं, तल्ख हों या अच्छी हों तो आप उस पर मुस्कुरा देते हैं, जैसे अभी हमने बातें की। तल्ख हों तो आपको तकलीफ़ होती है कि हमने कितना बुरा वक्त गुजारा। तो बेहतर है कि आप आगे अपने लिए तल्ख यादें पैदा करें इन फ्यूचर। तो अच्छा है कि आप
फ्यूचर के लिए भी से अपनी यादों को अच्छा करना शुरू करें। बहुत खूबसूरत बात खुर्रतुल इकरार, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, मज़ा आया, थैंक यू। बहुत सी मेमोरीज मैंने भी आपके साथ रिकॉल रिलीव की, की बिल्कुल। सारी, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बहुत जल्द हम एनी को, क्योंकि मैं एनी कहती हूँ इसलिए ज़्यादा खुर्रतुल नहीं कह सकती, तो एनी को हम बहुत जल्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट भी देखेंगे, और इसी तरह प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें उनसे सुनने को मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।